कहानी शुरू होती है और पहली सीन में हम लॉन्ग ट्रेलिस नाम के एक राज्य के राजा और रानी को देखते हैं, जहां पता चलता है रानी किसी बीमारी के कारण अभी तक मां नहीं बन पाई। हालांकि राजा ने उसके लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, जिसकी वजह से रानी हमेशा उदास रहती है। रानी की इस उदासी से राजा को भी बहुत दुख होता है। एक दिन राजा कुछ सर्कस वालों को बुलाता है ताकि रानी का कुछ मन बहल सके, लेकिन होता बिल्कुल उसका उल्टा ही है। उन सर्कस वालों में से एक लड़की प्रेग्नेंट होती है। रानी ये सब देखकर और भी ज्यादा उदास हो जाती है और वहाँ से उठकर अपने रूम में चली जाती है। राजा, जो कि रानी से बेहद प्यार करता है, वो उसके पास जाता है और उससे समझाता है कि वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। उसके बाद उस रात को महल में एक बूढ़ा आदमी आता है। वो राजा से कहता है कि वो रानी की बीमारी को ठीक कर सकता है, जिसके बाद रानी प्रेग्नेंट हो जाएगी। राजा को उस बूढ़े की बातें फिजूल लग रही होती हैं, क्योंकि पहले भी काफी लोग इस तरह का दावा कर चुके थे, लेकिन किसी की बातें सच नहीं हुई। लेकिन वो बूढ़ा आदमी बताता है, अगर तुम्हें एक बच्चा चाहिए तो तुम्हें कुछ त्यागना होगा, क्योंकि यही कुदरत का नियम है, जान के बदले जान, तभी दुनिया का संतुलन बना रहेगा। राजा कहता है कि वो बच्चे को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बूढ़ा आदमी बताता है कि उन्हें समुद्र के एक मोस्ट को मारना होगा और उसका दिल रानी को खिलाना होगा। लेकिन वो बूढ़ा आदमी बताता है कि ये दिल रानी को किसी ऐसी लड़की के हाथों खाना होगा जो वर्जिन हो, जिसके बाद रानी तुरंत प्रेग्नेंट हो जाएगी। राजा इसके लिए मान जाता है। अगले दिन उस मोस्टर को खत्म करने के लिए राजा समुद्र में चला जाता है, जहां उसे वो मोस्टर मिल जाता है जो कि उस समय सोया हुआ होता है। राजा उस पर हमला करके उसे मार देता है। मोस्टर तो मर जाता है, लेकिन हमले के समय राजा को भी काफी गहरी चोट लग जाती है, जिसके कारण राजा की भी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद मोस्टर का दिल निकाल लिया जाता है। फिर रानी वहाँ आती है, जिसको राजा की मौत का बिल्कुल एहसास नहीं होता। रानी मोस्टर का दिल एक कपड़े में करके वहाँ से ले जाती है। महल में जाकर उस बूढ़े आदमी के कहे अनुसार मोस्टर का दिल एक वर्जिन लड़की, जो कि महल की नौकरानी होती है, उससे पकवाती है। वो लड़की जब उसको पका रही होती है तो वो उसे अजीब सा फील हो रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की तुरंत प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसके बाद उस दिल को रानी को खिलाया जाता है और रानी भी तुरंत प्रेग्नेंट हो जाती है। और फिर रानी और वो नौकरानी जिसने उस दिल को रानी के लिए पकाया था, ये दोनों लड़कों को जन्म देती हैं। रानी अपने बेटे का नाम इलियास और नौकरानी अपने बेटे का नाम जोना रखती है। फिर कुछ साल गुजर जाते हैं। इलियास और जोना अब बड़े हो गए हैं, जो कि बिल्कुल हमशक्ल लगते हैं, जिनमें पहचान करना मुश्किल होता है कि इनमें इलियास और जोना कौन है। ये दोनों समुद्री मोस्टर की तरह सफेद होते हैं। मोस्टर की तरह ये भी पानी में सांस ले सकते हैं। यही वजह होती है ये आपस में कि ये अच्छे दोस्त होते हैं। लेकिन इलियास की माँ रानी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं होती। वो नहीं चाहती कि उसका लड़का एक नौकरानी के साथ यानी जोना के साथ दोस्ती करे। इसके लिए वो उस नौकरानी, जो कि जोना की माँ है, उसको बुलाती है और उसे चेतावनी देती है कि आइंदा तुम्हारा लड़का इलियास के साथ नहीं दिखना चाहिए। और इसके बाद रानी अपने बेटे इलियास को भी चेतावनी देती है कि तुम्हें एक नौकरानी के बेटे के साथ नहीं रहना चाहिए। लेकिन इस बात से इलियास को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि जोना एक गरीब है। एक दिन जोना रानी के पास जाता है, लेकिन इनके एक जैसे दिखने की वजह से रानी जोना पहचान नहीं पाती। रानी को लगता है कि वो उसका बेटा इलियास है, इसलिए रानी उसे अपने पास बुला लेती है, जिसकी वजह से जोना को बहुत अच्छा फील होता है। वो ये बात इलियास को बताता है कि वो रानी के पास गया था और रानी उसे पहचान भी नहीं पाई। इलियास जोना से कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बातें रानी छुपकर सुन लेती है और रानी मौका देखकर जोना पर हमला कर देती है, जिससे जोना की जान तो बच जाती है। लेकिन रानी की इस बात से जोना को बहुत बुरा लगता है और जोना इस राज्य से जाने लगता है। लेकिन इलियास, जो कि जोना का एक अच्छा दोस्त है, वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जोना नहीं रुकता। जाने से पहले जोना एक पेड़ में छेद कर देता है और इलियास से कहता है कि अगर ये पानी साफ है, इसका मतलब तुम समझ जाना कि मैं ठीक हूँ, और अगर इस पानी का रंग बदल जाता है तो तुम समझ जाना कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। इसके बाद जोना वहाँ से चला जाता है, क्योंकि इलियास को जोना की फिक्र रहती थी, इसलिए इलियास रोज पानी का रंग चेक करता है। फिर एक दिन उस पानी का रंग लाल मिलता है, जिससे इलियास को समझ आ जाता है कि जोना किसी परेशानी में है। इसलिए इलियास बिना देर के रानी को बिना बताए जोना को ढूंढने के लिए निकल जाता है। काफी समय ढूंढने के बाद इलियास को जोना का घर मिल जाता है। उसके घर पे पहुंचने पर, क्योंकि इलियास और जोना एक जैसे दिखते हैं, इसलिए जोना की पत्नी इलियास को जोना समझती है और इलियास को गले लगाती है। जहाँ इलियास को पता चलता
बताता है कि जोना 5 दिन पहले शिकार पर गया था जो कि अभी तक नहीं आया, इसलिए एलियास अपने दोस्त जोना को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर दूसरी ओर एलियास की माँ यानी रानी अपने बेटे एलियास की फिक्र में रहती है जो कि काफी दिन से घर वापस नहीं आया। इसके लिए वो फिर उस बूढ़े आदमी के पास जाती है और कहती है कि मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। वो बूढ़ा आदमी रानी से फिर वही बात दोहराता है कि जान के बदले जान देनी होगी। रानी मान जाती है और उस बूढ़े आदमी के साथ चली जाती है। इसके बाद एलियास को जोना मिल जाता है जो कि बहुत जख्मी होता है, जिस पर एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है। एलियास जोना की आवाज सुनकर वहां आ जाता है और उस मॉन्स्टर को मारकर जोना को बचा लेता है। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि रानी थी। उस बूढ़े आदमी के कहे अनुसार अपने बेटे की खातिर अपनी जान दे दी है। इसके साथ ही ये कहानी खत्म हो जाती है। दूसरी कहानी शुरू होती है जिसमें एक राजा को देखते हैं जो कि काफी सारी लड़कियों से घिरा रहता है, लेकिन राजा का इन सब से मन भर गया होता है। अब उसे किसी नई रानी की तलाश है। एक दिन राजा अपने महल के पास घूम रहा होता है जहाँ उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज आने लगती है। राजा उस आवाज का पीछा करता है। दरअसल राजा को वो आवाज किसी 15-16 साल की लड़की की लग रही होती है, इसलिए राजा दरवाजे पर पहुंच जाता है जिस घर से वो आवाज आ रही होती है और कहता है कि दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। क्योंकि राजा को लगता है कि जिसकी वो उसने आवाज सुनी है आवाज की तरह वो लड़की भी बहुत सुंदर होगी। लेकिन हम देखते हैं कि घर के अंदर जो लड़की होती है जिसकी आवाज सुनकर राजा को लग रहा था बेहद खूबसूरत लड़की होगी, वहाँ पर 2 बूढ़ी औरत होती हैं जिनमें एक का नाम डोरा और दूसरे का एमा होता है। एमा राजा से कहती है कि उसे कोई गलत फहमी है। दरअसल एमा राजा को बताना चाहती है कि वो कोई लड़की नहीं बल्कि बूढ़ी औरत है, लेकिन डोरा एमा को ऐसा करने से रोक लेती है। दरअसल डोरा को लालच आ जाता है और डोरा राजा से कहती है कि वो अभी बाहर नहीं आएगी और राजा को 1 हफ्ते का टाइम देती है और कहती है कि 1 हफ्ते के बाद वो सिर्फ अपनी फिंगर दिखाएगी। राजा मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब इनके पास 1 हफ्ता होता है जिसके बाद राजा इनके घर आएगा और इन्हें राजा को अपना फिंगर दिखाना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनके बूढ़े होने की वजह से कि इनके ऐसे फिंगर देख के राजा समझ जाएगा कि ये कोई खूबसूरत लड़की नहीं है, इसलिए डोरा अपने फिंगर पर तरह तरह के लेप लगाती है जिससे उसके फिंगर एक जवान लड़की की तरह लगे। लेकिन उसका डोरा के फिंगर पर कोई फायदा नहीं होता, इससे डोरा काफी दुखी होती है। दूसरी तरफ एमा अपने फिंगर को 1 हफ्ते तक मुंह के अंदर रखती है जिसकी वजह से एमा की फिंगर काफी ठीक लग रही होती हैं। ऐसे 1 हफ्ता गुजर जाता है। इसके बाद राजा वहां आ जाता है। अब वादे के हिसाब से डोरा को अपनी फिंगर राजा को दिखानी है क्योंकि डोरा की फिंगर अभी भी खराब लग रही होती हैं, इसलिए डोरा अपनी जगह एमा की फिंगर राजा को दिखा देती है जो राजा को बेहद पसंद आ जाती है। राजा उसे महल में आने को कहता है। डोरा कहती है कि वो तब आएगी जब पूरी तरह से अंधेरा हो जाएगा। फिर रात को राजा के सिपाही डोरा को महल में ले जाते हैं जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा होता है। फिर डोरा और राजा पूरी रात एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। सुबह होने पर राजा को पता चलता है कि उसने पूरी रात किसी बूढ़ी औरत के साथ गुजारी है, जिससे राजा गुस्से में डोरा को महल से फेंकने का हुक्म देता है। सिपाही डोरा को नीचे फेंक देते हैं। फिर हम देखते हैं डोरा कपड़े की वजह से पेड़ में उलझ गई है। इसके बाद वहाँ पर एक जादूगरनी आती है जो डोरा को अपने जादू से बेहद खूबसूरत लड़की बना देती है। फिर अगले दिन राजा शिकार पर जाता है। राजा डोरा को देखता है जो कि बेहद जवान और खूबसूरत दिख रही होती है जो कि डोरा होती है। राजा उसकी खूबसूरती देखकर उससे तुरंत शादी करने का फैसला करता है। इनकी शादी होने लगती है जिसमें डोरा एमा को भी इनवाइट करती है। एमा डोरा की खूबसूरती देखकर एकदम हैरान हो जाती है और डोरा से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, कि वो इतनी खूबसूरत कैसे बन गई, क्योंकि इसके बारे में डोरा को कुछ भी याद नहीं है। इसलिए वो एमा को ऐसे ही कह देती है कि उसने अपनी पुरानी स्किन उतरवा दी, इसलिए वो फिर से खूबसूरत और जवान हो गई है। लेकिन एमा डोरा की बात को सच मान लेती है। एमा एक आदमी के पास जाकर उसे कहती है कि उसे अपनी स्किन बदलवानी है जिससे राजा डोरा की तरह उसे पसंद कर ले। पहले तो वो आदमी हैरान हो जाता है, फिर एमा उसे कुछ नेकलेस वगैरह का लालच देती है जिससे वो आदमी लालच में आकर एमा की बात मान लेता है। इसके बाद वो आदमी एमा को जंगल ले जाता है और एक पेड़ से बांधकर एमा
एमा की पूरी स्किन उतार देता है। ये मंजर बहुत ही खौफनाक होता है। जिसके बाद एमा महल की तरफ जाने लगती है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है, जिसकी वजह से एमा की वहीं पर मौत हो जाती है। दूसरी तरफ डोरा पर से भी उस जादूगरनी का जादू जिसकी वजह से वो खूबसूरत बन गई थी वो खत्म होने लगता है और डोरा वापस से बूढ़ी होने लगती है। महल में जब सब लोग रस्से पर चलने वाले उस आदमी को देख रहे होते हैं तब डोरा मौका पाकर वहाँ से भाग जाती है ताकि उसे कोई देख न पाए। इसके साथ ही हमारी दूसरी कहानी भी खत्म हो जाती है। तीसरी कहानी में हम एक राज्य के राजा को देखते हैं जिसकी रानी अब इस दुनिया में नहीं है। राजा की एक बेटी भी होती है जिसका नाम वॉयलेट होता है। दरअसल वॉयलेट की शादी की उम्र हो चुकी होती है, लेकिन राजा का इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं होता। एक दिन राजा के हाथ पर एक पिस्सू आ जाता है जो राजा का ब्लड पीने लगता है। पहले तो राजा उसे हटाने की कोशिश करता है क्योंकि राजा के पास करने के लिए कुछ होता नहीं है। फिर राजा के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो पिस्सू को अपना खून पिलाने लगता है। जिसके बाद राजा उस पिस्सू को पालना शुरू कर देता है। जल्द ही वो काफी बड़ा हो गया था। राजा सारा समय उसी पिस्सू के साथ गुजारता है जिसकी वजह से उसका ध्यान अपनी बेटी की तरफ बिल्कुल नहीं था जिसकी शादी की उम्र हो गई थी। फिर एक दिन पिस्सू की तबीयत खराब होने लगती है। राजा डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर पिस्सू को देखता है जो काफी ज्यादा बड़ा होता है। आज तक किसी ने भी इतना बड़ा पिस्सू नहीं देखा होता। पहले तो डॉक्टर भी इतना बड़ा पिस्सू देखकर हैरान रह जाता है। फिर डॉक्टर उसको चेक करता है। डॉक्टर चेक कर ही रहा होता है कि पिस्सू की मौत हो जाती है जिसकी वजह से राजा को बहुत दुख होता है। इसके बाद राजा वॉयलेट के पास जाता है। दरअसल वॉयलेट ने राजा से काफी बार अपनी शादी का जिक्र किया था, लेकिन तब राजा का ध्यान उस पर बिल्कुल नहीं गया। लेकिन अब राजा वॉयलेट से कहता है कि टाइम आ गया है तुम्हारी शादी का, जिसको सुनकर वॉयलेट काफी खुश हो जाती है। इसके बाद पूरे राज्य में ऐलान होता है और सबको बुलाया जाता है। राजा एक अजीब सी दिखने वाली खाल को वहाँ पर रखता है। वो कहता है जो इस खाल की पहचान करके ये किसकी खाल है उस चीज का नाम बताएगा उसी से वॉयलेट की शादी होगी। ये बात वॉयलेट को अच्छी नहीं लगती। दरअसल वॉयलेट अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी, लेकिन राजा के आगे उसकी एक नहीं चलने वाली थी, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाती। इसके बाद सब लोग एक एक करके ट्राई करते हैं, लेकिन कोई भी राजा को सही जवाब नहीं दे पाता कि वो किसकी खाल है। दरअसल वो खाल पिस्सू की होती है और राज्य में आए हुए लोगों में से किसी को भी इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वो एक पिस्सू की खाल हो सकती है, क्योंकि आज तक इतना बड़ा पिस्सू किसी ने नहीं देखा। इसके बाद एक अजीब सा दिखने वाला आदमी जिसका नाम ओर्ग होता है वहाँ आता है। वो खाल को सूंघता है और राजा को सही जवाब दे देता है कि वो एक पिस्सू की खाल है। अब शर्त के हिसाब से राजा को वॉयलेट का हाथ उसे देना होगा, लेकिन वॉयलेट ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, जिसके लिए वॉयलेट महल के ऊपर से कूदने लगती है। लेकिन राजा उसे समझाता है कि वो अपनी जुबान से पीछे नहीं हट सकता। इसके बाद वो अजीब सा दिखने वाला आदमी जिसका नाम ओर्ग होता है वो वॉयलेट को महल से घसीट कर ले जाता है और जंगल से होते हुए पहाड़ों में जहाँ उसका घर है वहाँ ले जाता है, जहाँ ओर्ग वॉयलेट के साथ जबरदस्ती करता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद वॉयलेट को पहाड़ के दूसरी साइड एक औरत दिखती है। वो उससे मदद मांगती है। वॉयलेट कहती है कि वह एक राजकुमारी है और इस राक्षस ने उसे कैद कर रखा है, लेकिन वो औरत कहती है कि वो अकेली उसकी मदद नहीं कर पाएगी, के लिए वो कल वापस अपने बेटे के साथ आएगी। इसके बाद अगले दिन वो औरत अपने बेटे के साथ आती है। उसका बेटा एक रस्सी को दोनों पहाड़ों के बीच में बांध देता है। फिर वो लड़का वॉयलेट को अपने कंधों पर उठा के रस्सी से पहाड़ के दूसरी साइड जाने लगता है, लेकिन और भी वहाँ आ जाता है और भी उसी रस्सी से वॉयलेट का पीछा करने लगता है। वो वॉयलेट के पास पहुँचने वाला होता है कि वो लड़का रस्सी को काट देता है, जिससे ओर्ग पहाड़ों की गहराई में गिर जाता है। जिसके बाद ये लोग वॉयलेट को लेकर आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ही दूर पहुंचने के बाद ओर्ग उनकी खुशबू की मदद से उनके पास आ जाता है। वो लड़का जो वॉयलेट की जान बचा रहा था और उसे मार देता है। इसके बाद और वॉयलेट के पास जाता है, लेकिन वो वॉयलेट को नहीं मारता क्योंकि कहीं ना कहीं और वॉयलेट से प्यार करने लगा था। वॉयलेट भी ओर्ग से प्यार का नाटक करने लगती है और उसके गले लग जाती
जाती है और मौका देखते ही वो ओर्क की गर्दन पर चाकू से हमला कर देती है और उसे मार देती है और ओर्क का सर लेकर महल पहुंच जाती है। राजा वॉयलेट को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि राजा को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है कि कैसे उसने अपनी जबान के लिए अपनी बेटी को एक हैवान के हवाले कर दिया। लेकिन राजा को इस बात का एहसास हो चुका है, इसलिए राजा वॉयलेट से अपनी गलती की माफी मांगता है और इसके बाद राजा वॉयलेट इस राज्य की रानी घोषित कर देता है, जिसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।